Hello everyone, very good evening to all of you. This is CA नितिन गुप्ता from Way to Pinnacle. चलिए, सेशन केवल फाइनल वाले बच्चों के लिए है, तो इंटर वाले बच्चे प्लीज सेशन को ज्वाइन ना करें। और इसमें हम रिवाइज करेंगे ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। कल जो मैंने लेक्चर लिया था इंश्योरेंस कंपनी में, वो कह सकते हो उसका पार्ट 1 था, और इतना बेसिक कॉन्सेप्ट हम कल की क्लास में रिवाइज कर चुके थे, जहां पर हमने बात की थी रिक्वायरमेंट एज टू मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इंश्योरेंस कंपनी में क्या होनी चाहिए, फिर फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सोल्वेंसी मार्जिन, फिर इंसेप्शन ऑफ रिस्क, जब तक प्रीमियम नहीं मिलेगा तब तक आपका रिस्क इंसेप्ट नहीं करेगा, फिर रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क URR, वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमियम इनकम इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी, वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम पेड, क्लेम आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड, दैट इज क्लेम प्रोविजनिंग, और क्लेम रजिस्टर। इतना टॉपिक हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। मैं फिर से एक बार बेटा रिपीट कर दूं कि ये जो चैप्टर है आपका बहुत सिंपल चैप्टर है, बिकॉज इसके ऊपर एग्जाम में जो केस स्टडी पूछी जाती है वो बहुत लिमिटेड मैनर में पूछी जाती है। और जो मोस्ट कॉमन एक केस स्टडी थी वो यही थी कि एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस ने इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया था और कहा था कि आप पॉलिसी का प्लीज रिन्यूअल कर दीजिए, प्रीमियम आपको थोड़े टाइम के बाद दे दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि प्रीमियम आता तब तक कोई रिस्क असेट के ऊपर आ चुका था और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम की प्रोविजनिंग कर रही थी। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी को ऐसी किसी क्लेम की प्रोविजनिंग करनी चाहिए जिस क्लेम का पेमेंट करने के लिए वो लीगली लायबल नहीं है? ऐसी कोई प्रोविजनिंग आपको अलाउ यहां पर नहीं की जाएगी। यही केस स्टडी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसके अलावा कोई केस स्टडी जो पॉसिबल थी वो सोल्वेंसी मार्जिन, इसके ऊपर पॉसिबल थी। अदरवाइज क्लेम के ऊपर जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 3 तरह के क्वेश्चन मैं कह सकता हूं, एक क्लेम की पेमेंट को लेकर, दूसरा जो क्लेम इंटीमेट तो हुए थे बट 31 मार्च तक आपने उनका पेमेंट नहीं कर रखा था, वो आउटस्टैंडिंग क्लेम कह सकते हो या क्लेम क्या प्रोविजनिंग कह सकते हो। और एक बार क्वेश्चन था कि क्लेम को लेकर इंश्योरेंस कंपनी को कौन कौन से रिकॉर्ड्स या रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं। चलिए, आज की क्लास में जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा कमीशन, कि इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंट को कमीशन देती है, तो इस कमीशन की पेमेंट में आप क्या क्या चीजें वेरीफाई करेंगे। पहली बात कि आप केवल जो कमीशन पे कर सकते हो इंश्योरेंस कंपनी, वो केवल ऑथराइज एजेंट को ही आप पे कर सकते हो। तो आप इंश्योरेंस कंपनी में जब आप ऑडिट करने के लिए जाएंगे, आप उनकी ऑथराइज एजेंट की एक लिस्ट कॉल कर लेना और देख लेना कि जो कमीशन पे किया गया है वो इन्हीं एजेंट को, जो आपका एजेंट नहीं है, ऑथराइज एजेंट नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी ऐसा कोई कमीशन का पेमेंट ऐसे किसी एजेंट को नहीं कर सकती। सो नो कमीशन टू अ पर्सन अदर देन इट्स एजेंट, और एजेंट की बात करेंगे तो ऑथराइज एजेंट। कमीशन का जो अमाउंट है, जो रेट होगा आपका, दैट शुड बी विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड बाय IRDA, कि इंश्योरेंस बिजनेस को प्रोक्योर करने के पर्पस के लिए IRDA ने जो कमीशन की लिमिट बता रखी है उस लिमिट से ऊपर जाके आप कमीशन का पेमेंट नहीं करेंगे। जो भी एक एग्रीमेंट हुआ होगा एजेंट के साथ, कमीशन का अमाउंट उस रेट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। चेक करेंगे आप कमीशन की कैलकुलेशन, उसका डिसबर्समेंट ऑथराइजेशन, बिकॉज जितना भी कमीशन बनता होगा वो डिसबर्स होगा तो प्रॉपर्ली ऑथराइज होगा, और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। वैसे इसका जो सेटलमेंट होता है एजेंट्स का वो मंथली बेस होता है। इस महीने इंश्योरेंस कंपनी का जितना भी बिजनेस आपने मुझे दिया है, इस महीने एक एजेंट ने इंश्योरेंस कंपनी को जितना भी बिजनेस दिया है उसके अगले महीने उसको उसका कमीशन का पेमेंट किया जाता है। लेकिन अगर एक एजेंट इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर उसका कोई प्रीमियम क्लाइंट से, उसके कस्टमर से ले लेता है, वो कह सकते हो कि डेली बेसिस पर, यानी आज कमीशन आया तो अगले दिन तक आपको वो इंश्योरेंस कंपनी को जमा करवाना होगा। ये नहीं है कि वो भी मेरा कमीशन का पेमेंट मंथली बेस करेगा। इंश्योरेंस कंपनी एजेंट का जो पेमेंट करती है कमीशन का वो मंथली बेस करती है, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर प्रीमियम रिसीव कर लेता है वो रेगुलर बेस पर उसको इंश्योरेंस कंपनी में जमा करवाना होता है। स्क्रूटनाइज फॉर एनी एबनॉर्मल एंट्रीज और बैलेंस। सर, एबनॉर्मल एंट्री क्या होगी? जनरली बात करें तो इसके अंदर कौन सा बैलेंस आपको देखने को मिलेगा? क्रेडिट बैलेंस। क्यों? बिकॉज इस महीने, सपोज कि मार्च के महीने में किसी एजेंट ने मुझे जितना भी बिजनेस दिया होगा उसके कमीशन का पेमेंट जो इंश्योरेंस कंपनी करेगी वो उसको अप्रैल के महीने में करेगी, तो वो कमीशन पेबल हो गया, एक आउटस्टैंडिंग कमीशन हो गया, कंपनी के लिए बन जाएगा करंट लायबिलिटी, अकॉर्डिंगली यहां पर आएगा क्रेडिट बैलेंस। लेकिन सपोज कि कोई इंश्योरेंस बिजनेस उसने मुझे दिया था, लेकिन उस पर जो प्रीमियम हमने पे भी कर, उस पर कमीशन का पेमेंट भी कर दिया था, लेकिन बाद में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई और इंश्योरेंस पॉलिसी इशू नहीं हो पाई, कवर नोट इशू नहीं हो पाया। सपोज कि आप मेरे एजेंट हो, मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं,
आपने मुझे एक बिजनेस दिया, आपने मुझे एक बिजनेस दिया। जब आपने मुझे कोई बिजनेस दिया तो उस पर मैंने आपको कमीशन का पेमेंट कर दिया, लेकिन जो बिजनेस मुझे आपने मुझे दिया था वो बिजनेस बेटा एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हम, और वो कवर नोट को कंपनी इशू नहीं कर पाई। तो उस पर जो प्रीमियम का पेमेंट, नॉट प्रीमियम, कमीशन का पेमेंट जो मैंने आपको किया था, क्या वो आपसे रिकवरेबल होगा? नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा। अब सपोज कि मार्च के महीने में आपने मुझे कोई भी बिजनेस नहीं दिया, मार्च के महीने में आपने कोई भी बिजनेस मुझे नहीं दिया, फरवरी में जितना बिजनेस आपने मुझे दिया था उसके कमीशन का पेमेंट मैं आपको मार्च के महीने में कर चुका हूंगा। मार्च के महीने में कोई बिजनेस नहीं आया, उल्टा जो बिजनेस मुझे आपने फरवरी के महीने में दिया था उसका कवर नोट इशू नहीं हुआ, पॉलिसी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, और प्रीमियम मुझे कस्टमर को, क्लाइंट को रिफंड करना पड़ गया। तो उस पर जो कमीशन होगा वो आपसे रिकवर मुझे करना होगा। उस केस में एक एबनॉर्मल एंट्री देखने को मिल रही है कि कमीशन एजेंट से कुछ अमाउंट रिकवरेबल है, वो बैलेंस बनेगा आपका डेबिट बैलेंस। तो अगर एजेंट कमीशन के अंदर या एजेंट अकाउंट के अंदर आपको जो अमाउंट दिखाई देती है उसमें कोई एबनॉर्मल एंट्री है या एबनॉर्मल टाइप का बैलेंस है, उसकी आपको स्क्रूटनी करनी चाहिए। नाउ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इस पर एग्जाम में एक बार क्वेश्चन लगा हुआ है, क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इंश्योरेंस कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं क्या उसका एक कंपोनेंट है? बिल्कुल है। हमने जब कल का लेक्चर डिस्कस किया था तो हमने उसमें कुछ कंपोनेंट की बात की थी, एक बार फिर से देख लीजिए। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें एक पॉइंट है आपका देखिए बैलेंस शीट, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक है बच्चे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर भी आपको कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करनी होगी? डेफिनेटली बेटा आपको एक ओपिनियन को एक्सप्रेस करना होगा। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? द ऑडिटर शुड रिपोर्ट RNP, दैट इज फॉर रिसीट एंड पेमेंट, क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट और रिटर्न के साथ मैच करते हैं या नहीं करते? मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है सिंबल यूज करते हुए, इक्वल टू का मतलब एग्री होना। जैसे अगर याद हो 143 सबसेक्शन 3, मैं कंपनी एक्ट की बात कर रहा हूं, 143 सबसेक्शन 3 के अंदर कई सारी क्लॉज दे रखी हैं, उसमें एक क्लॉज नंबर डी होती है, क्लॉज नंबर डी, 143 सबसेक्शन 3 का क्लॉज नंबर डी। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिटर्न के साथ मैच करते हैं या नहीं करते? एग्जैक्टली हियर, क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो कंपनी ने बनाया है क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट और रिटर्न के साथ मैच करता है या नहीं करता? मैं इस पर रिपोर्ट करूंगा। यानी आपको एक तो रिपोर्ट करनी है और दो देनी है आपको ओपिनियन। रिपोर्ट क्या करना है, क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट और रिटर्न के साथ एग्री करते हैं या नहीं करते। फिर एक ओपिनियन आपको देनी है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो प्रिपेयर किया गया है वो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट है या नहीं है, यानी एज पर द एप्लीकेबल लॉ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रॉपर्ली बनाया है या नहीं बनाया, इस पर देनी है एक ओपिनियन। और एक ओपिनियन आपको देनी होगी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर। तो एज पर सेक्शन 11, सेक्शन मैंने मेंशन नहीं कर रखा है यहां पर, सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक कंपोनेंट है। अकॉर्डिंगली ऑडिटर यहां पर क्या रिपोर्ट कर रहा है कि रिसीट एंड पेमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिटर्न के साथ एग्री करते हैं या नहीं करते। मुझे फिर देनी है दो ओपिनियन कि एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाया गया है वो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट बनाया गया नहीं बनाया गया, और दूसरा ओपिनियन मुझे देनी होगी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर। नाउ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट इज एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, बहुत सिंपल टॉपिक है, इसके आने की उम्मीद वैसे ऑलमोस्ट ना के बराबर है, शायद एक बार कभी एक्सेप्शनली एग्जाम में पूछा गया हो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दैट इज एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस कंपनी को जो मैनेज करने के लिए खर्चे होते हैं हम उन खर्चों की बात करते हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए जो खर्चे होते हैं हम उनकी बात करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, दीज आर क्लासिफाइड अंडर 13 हेड्स एज मेंशन इन शेड्यूल नंबर 4 रेवेन्यू अकाउंट। एक एजम्पशन लूं तो शायद जब आपने सीए इंटर लेवल पर इंश्योरेंस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होंगे तो आपने कहीं ना कहीं शेड्यूल नंबर 4 पे काम करा होगा, इस पर आपका एमसीक्यू बन सकता है। डेस्क्रिप्टिव की उम्मीद मुझे इस टॉपिक के ऊपर नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो इंश्योरेंस कंपनी के होते हैं वो आपके रेवेन्यू अकाउंट के शेड्यूल नंबर 4 में 13 हेड्स में बताए गए हैं, 13 हेड्स के अंदर। दीज आर फर्स्टली एग्रीगेटेड, जितने भी खर्चे होते हैं पहले उनको एग्रीगेट किया जाता है, देन अपोर्शन उनको बांटा जाता है टू द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ ईच क्लास ऑफ बिजनेस। सर ईच क्लास ऑफ बिजनेस से मतलब क्या है कि आपका फायर, मैरीन एंड मिसलेनियस, इस तरह के जो आपके बिजनेस होते हैं उनको प्रॉपर एक अकाउंटिंग पॉलिसी के बेस पर बांटा जाता है।
बिकॉज रिवेन्यू अकाउंट जो आपका होता है बेटा, वो हर एक टाइप ऑफ बिजनेस का आपका सेपरेट बनता है, लेकिन खर्चे तो आपके एक साथ होते हैं। तो पहले इन खर्चों को हम एग्रीगेट कर लेते हैं और देन इन खर्चों को हम बांट देते हैं टू द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ ईच क्लास ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग पॉलिसी शुड क्लियरली इंडिकेट द बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट। जो कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी है वो क्लियर ये बताए कि किन बेसिस पर आपने इनको ईच क्लास ऑफ बिजनेस के रेवेन्यू अकाउंट में आपने इनको अपॉर्शन किया है। फिर कोई भी अगर आपका मेजर एक्सपेंस है, मेजर एक्सपेंस का मतलब 5 लाख और इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ नेट प्रीमियम विच एवर इज हायर, उसको डिस्क्लोज करना होगा, शो करना होगा आपको सेपरेटली। क्या ऐसी रिक्वायरमेंट शेड्यूल थर्ड में भी आती है? एग्जैक्टली ऐसी एक रिक्वायरमेंट आपको शेड्यूल थर्ड में भी देखने को मिलती है। एक्सपेंस नॉट रिलेटेड टू बिजनेस डायरेक्टली शुड बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस, इंश्योरेंस कंपनी का खर्चा है, लेकिन उनके बिजनेस से वो डायरेक्टली लिंक नहीं कर रहा, तो फिर वो रेवेन्यू अकाउंट में नहीं आएगा, वो कहां पर आएगा? P&L अकाउंट में। क्या ईच बिजनेस के अकॉर्डिंग फायर, मरीन एंड मिसलेनियस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपका अलग अलग बनता है या केवल एक सिंगल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है? रेवेन्यू अकाउंट बेटा आपके अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका केवल एक ही बनता है। तो जो आपका बिजनेस इंश्योरेंस कंपनी का तो है, लेकिन वो इंश्योरेंस बिजनेस से डायरेक्टली लिंक नहीं हो रहा, तो ऐसे खर्चे फिर रेवेन्यू अकाउंट में नहीं आएंगे, वो मूव करेंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एग्जांपल दिया, एक्सपेंस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन रेवेन्यू अकाउंट। ये कहां पे डिस्क्लोज होंगे? सर ये डिस्क्लोज किए जाएंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। बिकॉज एक्सपेंस नॉट रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस डायरेक्टली शुड बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मूव करेंगे बच्चे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। थोड़ा सा मैं इंटरेक्शन कम कर रहा हूं आपके साथ, फिर भी कोई डाउट हो बच्चे प्लीज मेंशन करते हुए चलना। स्पीड थोड़ी सी फास्ट मेंटेन करिए, बिकॉज मैं टॉपिक को फ्रेश तो आपको नहीं पढ़ा रहा, एक रिवीजन है, तो कल भी एक सेशन लग चुका था, आज ट्राई करूंगा पूरा कि आज के सेशन में इंश्योरेंस कंपनी के टॉपिक को हम पूरा क्लोज कर सके। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हो। पहली बात, क्या प्रीमियम आउटस्टैंडिंग हो सकता है? कल की क्लास में डिस्कस किया था, कल के सेशन में बच्चे आपके साथ डिस्कस किया था, क्या प्रीमियम आउटस्टैंडिंग हो सकता है? क्योंकि जब तक प्रीमियम नहीं मिलेगा मैं कवर नोट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट इश्यू ही नहीं करूंगा। नो प्रीमियम नो रिस्क, नो प्रीमियम नो रिस्क। इंश्योरेंस कंपनी हमेशा 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 अपना प्रीमियम एडवांस लेके बैठ जाती है। अब बात आई सर, प्रीमियम अगर एडवांस मिल जाता है तो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम कब पॉसिबल है? एक केस में पॉसिबल है, जब बैंक ने गारंटी प्रोवाइड कराई थी। कल का सेशन अगर रिकॉल कर सकते हो तो एक कंपनी ने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, 5 साल के लिए टर्म लोन ले रही थी, अपनी प्लांट एंड मशीनरी पे चार्ज क्रिएट करवा रही थी। तो बैंक ने कहा कि भाई ठीक है, अगर कल को आपकी प्लांट एंड मशीनरी में कोई रिस्क आया तो मेरा लोन जो अभी सिक्योर्ड है वो तो अनसिक्योर्ड हो जाएगा, तो कंडीशन ये कि आप इसका रिस्क कवर लीजिए, इसका आप इंश्योरेंस करवाइए। कंपनी ने 1 साल का रिस्क कवर ले लिया, 1 साल का इंश्योरेंस करवा दिया था। लेकिन अब बात यह है कि अगर 1 साल के बाद कंपनी ने इसका रिन्यूअल प्रीमियम नहीं किया, पॉलिसी लैप्स कर गई और फिर अब प्लांट एंड मशीनरी में कोई रिस्क आ गया, तो उस केस में बैंक का लोन अभी तो 1 साल के लिए सिक्योर था, लेकिन 1 साल के बाद वो लोन क्या बन जाएगा? अनसिक्योर्ड बनेगा। तो बैंक ने इंश्योरेंस कंपनी को कहा कि देखिए भाई, ये पॉलिसी लैप्स नहीं करनी चाहिए, इनकेस कंपनी आपको रिन्यूअल प्रीमियम पे नहीं करती है 1 साल के बाद, तो पॉलिसी कंटिन्यू आप करेंगे, प्रीमियम बैंक आपको पे करेगा, प्रीमियम बैंक आपको पे करेगा। और कंपनी पहले तो प्रीमियम किससे कॉल करेगी? इंश्योरेंस कंपनी पहले प्रीमियम किससे कॉल करेगी? कस्टमर से। और इनकेस कस्टमर ने नहीं दिया तो बैंक की गारंटी के बेस पर, आउटस्टैंडिंग बेसिस पर प्रीमियम इनकम को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। अगर इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम उसके क्लाइंट ने पे नहीं किया, उसका कस्टमर पे नहीं करता, लेकिन बैंक गारंटी अवेलेबल थी, तो उस बैंक गारंटी के बेस पर इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम इनकम को आउटस्टैंडिंग के बेसिस पर, एक्रूअल बेसिस पर, आउटस्टैंडिंग बेसिस पर अपने यहां पर इनकम रिकॉग्नाइज कर लेती है। अब मैं इंश्योरेंस कंपनी के यहां पर ऑडिट करने के लिए गया, तो मुझे देखना चाहिए कि क्या बैंक गारंटी अवेलेबल है या नहीं है, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम बैंक से कलेक्ट होते भी हैं या नहीं होते, क्या बैंक गारंटी प्रॉपर इस पर अवेलेबल थी, क्या ऐसे कभी प्रीमियम कभी पास्ट में जो हुए थे वो रिकवर हुए नहीं हुए, ओल्ड आउटस्टैंडिंग है, काफी लंबे टाइम से आउटस्टैंडिंग है, तो आपने इनको अभी तक क्यों रख रखा है, राइट ऑफ वगैरह क्यों नहीं कर रखा। ये सारे पॉइंट एज ऑडिटर मुझे इंश्योरेंस कंपनी के यहां पर चेक करने चाहिए। तो क्या क्या पॉइंट देखो आपको चेक करने हैं। फर्स्ट वन इज स्क्रूटनाइज एंड रिव्यू
कंट्रोल अकाउंट डेबिट बैलेंस, बिकॉज ये अमाउंट आपका रिसीवेबल है तो डेबिट बैलेंस आएगा, एंड देयर नेचर शुड बी इंक्वायर्ड इनटू। तो पहले एक तो आप अकाउंट चेक करिए जिसमें आ रहे हैं डेबिट बैलेंस, और उनका नेचर देखिए कि क्यों ये प्रीमियम आउटस्टैंडिंग बेसिस पर इनकम रिकॉग्नाइज कर लिया गया। इंक्वायर करिए रीजन फॉर लॉन्ग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि बेटा इसके अंदर लंबे टाइम तक आपके बैलेंस आउटस्टैंडिंग नहीं होने चाहिए। तो अगर ऐसा है, बहुत लंबे टाइम से बैलेंस अगर आ रहे हैं, तो आपको इसका रीजन पे इंक्वायरी करनी चाहिए। इंक्वायर रीजन फॉर लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस क्यों? बिकॉज ये तो मेरे लिए रिसेबल होगा, और रिसेबल होगा तो डेबिट बैलेंस आना चाहिए। अगर ये मेरे लिए रिसेबल है, बिकॉज ये तो मेरे लिए जस्ट लाइक इनकम है ना, तो इनकम जो अभी मुझे मिली नहीं है उसमें बैलेंस क्या चलेगा? आपका डेबिट बैलेंस चलेगा। एग्जामिन इन ऑपरेटिव बैलेंस एंड ट्रीटमेंट गिवन फॉर ओल्ड बैलेंस। इन ऑपरेटिव का मतलब कि भाई बहुत लंबे टाइम से इस अकाउंट के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, और जो पुराने बैलेंस आ रहे हैं उसमें क्या ट्रीटमेंट दिया गया? दो ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है, या तो उसके अगेंस्ट प्रोविजनिंग कर दी गई होगी, या उसको फिर राइट ऑफ कर दिया होगा। जस्ट लाइक कि डेटर से पैसा आना था और डेटर से पैसा नहीं आ रहा, भाई सिंपल सी बात है, इसको टेक्निकली क्यों लेके चलना है इतना? भाई किसी से मेरे पास पैसा आना था, डेबिट बैलेंस होगा। अब वो पैसा अगर बहुत लंबे टाइम से नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट तो आप करोगे। ट्रीटमेंट क्या होगी? पहला ट्रीटमेंट उसके अगेंस्ट में प्रोविजनिंग करूंगा, और उसके बाद भी अगर पैसा नहीं आ रहा है काफी लंबे टाइम तक, तो उसको फिर मैं राइट ऑफ मारूंगा। तो एग्जामिन इन ऑपरेटिव बैलेंसेस एंड ट्रीटमेंट गिवन फॉर ओल्ड बैलेंस, वेरीफाई ओल्ड डेबिट बैलेंस विच में रिक्वायर प्रोविजन और एडजस्टमेंट। पुराने डेबिट बैलेंस देखिए और देखिए क्या उसमें कोई प्रोविजनिंग या एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। चेक एज वाइज सेक्टर वाइज एनालिसिस फॉर आउटस्टैंडिंग प्रीमियम। एग्जामिन वेदर आउटस्टैंडिंग प्रीमियम हैव सिंस बीन कलेक्टेड। कभी जो प्रीमियम आउटस्टैंडिंग होते हैं कलेक्शन होता भी या नहीं होता। और चेक करिए अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट बैंक गारंटी, कि क्या प्रॉपर एक बैंक गारंटी कंपनी के पास अवेलेबल थी या नहीं थी। एक अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है बेटा। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी पर जो क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के अंदर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। आप पास अटेम्प्ट क्वेश्चन देख सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसमें जो एक केस स्टडी पॉसिबल है, गिन चुन के केवल एक ही केस को मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है कि भाई केवल प्रीमियम का आपने प्रीमियम नहीं मिला था और आपने पॉलिसी का कवर नोट आपने इशू कर दिया था और बाद में कंपनी उसकी प्रोविजनिंग करने बैठ गई थी आउटस्टैंडिंग क्लेम की। तो ऐसा नहीं होगा, जिस क्लेम को पेमेंट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी लायबल है ही नहीं, आप उसके क्लेम की प्रोविजनिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हद से हद कोई क्वेश्चन बन सकता है इसके अलावा तो यूआरआर अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व पे पॉसिबल है, या फिर वो कोई क्वेश्चन आपका सोल्वेंसी मार्जिन पर पॉसिबल है। इससे अलग कोई केस स्टडी बेटा पॉसिबल नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके इस चैप्टर पर पूछे जाते हैं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी, एग्जाम में एक बार लगा हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कंटिजेंट लायबिलिटी को किन किन हेड में डिस्क्लोज करना होता है। मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूं, मैं तैयार करूंगी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब नोट्स के अंदर कंटिजेंट लायबिलिटीज को डिस्क्लोज करूंगी तो कौन कौन से हेड्स के अंदर कंटिजेंट लायबिलिटीज को डिस्क्लोज किया जाता है। दीज आर द हेड्स ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी। सर इसके बाद बैंक ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट रिवाइज करवा देना जल्दी से। ठीक है अमित पांडे जी, आपकी रिक्वेस्ट सर आंखों पर, बिल्कुल कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। लेकिन बैंक ऑडिट पे ना थोड़ा ध्यान देना, बैंक ऑडिट एक लेंथी चैप्टर होगा तो मैं कंप्लीटली तो नहीं करूंगा उसको। जो टॉपिक इररेलेवेंट होंगे और आज तक कभी एग्जाम में नहीं लगे होंगे उन टॉपिक को मैं स्किप मारूंगा। मेन टॉपिक जो होंगे जो पास्ट में एग्जाम में पूछे गए होंगे उन सबको मैं आपके रिवीजन के अंदर कवर कर लूंगा। क्या क्या हेड्स हैं देखिए कंटिजेंट लायबिलिटी के। पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट, बिकॉज जब कंपनी कॉल करेगी फ्यूचर में आपको पेमेंट करना होगा। अंडरराइटिंग कमिटमेंट आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब बताना अगर कोई बच्चा बता सकता है तो मैं आगे चल रहा हूं। क्लेम अदर देन दोज नॉट एक्नॉलेज एज डेट, कुछ क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे किए गए थे बट इंश्योरेंस कंपनी ने अभी तक उसको अपना क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया था, तो कोर्ट में केस जाता है और यह बन जाती है आपके लिए कंटिजेंट लायबिलिटी। गारंटी गिवन बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, स्टैट्यूटरी डिमांड एंड लायबिलिटीज इन डिस्प्यूट नॉट प्रोवाइडेड फॉर, कोई स्टैट्यूटरी डिमांड निकली है, लायबिलिटी है जो कि आपने बुक्स में प्रोविजन प्रोवाइड नहीं किया हुआ। री इंश्योरेंस ऑब्लिगेशन एंड अदर्स टू बी स्पेसिफाइड, इसका एक कोड मैं क्लास में देता हूं कि यूपी को
सेंट्रल गवर्नमेंट ने ORS पिलाया। Here U for underwriting commitments outstanding. U. P is for partly paid up investment. C for claim other than those not acknowledged as debt. उनको छोड़ के जिनको कि आपने अपना डेट एक्नॉलेज नहीं किया, बिकॉज जिनको आपने अपना डेट एक्नॉलेज कर दिया उस पर तो प्रोविजनिंग हो जाती है। गारंटी गिवन बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, दैट G is for guarantee. Now ORS, O is for other, R is for reinsurance obligation and S is for statutory demand liabilities in dispute not provided for. इस पर कोई केस स्टडी नहीं होगी बेटा, सीधा आएगा कि इंश्योरेंस कंपनी कंटीजेंट लायबिलिटीज को किस तरह से डिस्क्लोज करती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, या व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटीज इन केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो ये हेड्स आपको बस वहां पर लिख के आने होंगे। सर इंटर के ऑडिट के नोट्स प्लीज शेयर कर दो। यार ये इंटर की क्लास में पढ़ाने के लिए जाता हूं तो फाइनल वाले बच्चे आते हैं, सर इंटर वाला फाइनल वाले बच्चों को रिवाइज कराइए। फाइनल वाली क्लास चल रही होती है तो इंटर वाले बच्चे अपने नोट्स के लिए आते हैं। बेटा करवा दूंगा, मुझे पता दो कि क्या चीज कब करवानी है, थोड़ा सा मेरे ही एंड पे डिले है, लेकिन हाँ मैं जल्दी करवा दूंगा, जल्दी ही करवाएंगे। ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस ये किसके लिए है? ये जो सप्लायर होते हैं बेटा उनको कह सकते हो कि एक बैड डेट से रिस्क कवर देने के लिए एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट दिया गया। भाई मैं एक सप्लायर हूं जो गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करता हूं और आप है इसके रेसिपिएंट। कल को चलिए मैंने आपको कुछ गुड्स या सर्विस सेल किया, सर्विस प्रोवाइड करी है और आपने मेरा पेमेंट नहीं किया, आपने मेरा पेमेंट नहीं किया, तो उस केस में क्या मुझे लॉस होगा? नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या मैं इसका भी रिस्क कवर ले सकता हूं? आज के टाइम पर बेटा इसका भी रिस्क कवर पॉसिबल है। बेटा कई तरह के रिस्क कवर आज के टाइम में पॉसिबल है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, केवल एक प्रोडक्ट इन्होंने हटके आपको सिलेबस में दे दिया। अदरवाइज देखो आज के टाइम पर, अब मुझे एक मूवी याद आ रही है ताल, सुभाष घई की मूवी थी, इंडिया की पहली मूवी थी जिसका रिस्क कवर लिया गया था, इंश्योरेंस कवर था उस मूवी का। किस लिए? कि मूवी अगर फ्लॉप हो गई तो पैसा मिलेगा? नहीं, मूवी फ्लॉप की बात नहीं है, लेकिन आपकी जब एक मूवी बनाते हैं तो इतने सारे बेटा कुछ ना कुछ इवेंट होने के चांस रहते हैं कि सपोज की हीरो की स्टंट सीन चल रहा था और हीरो की हड्डी टूट जाती है, शूटिंग 2 या 3 महीने के लिए डिले हो गई। अब 2 या 3 महीने के लिए डिले हो जाती है तो उस केस में मैंने प्रोड्यूसर ने कहीं बाहर से बहुत मोटा पैसा उठाकर, बैंक से पैसा उठाकर शूटिंग में लगाया हुआ था, 3 महीने के लिए शूटिंग डिले हो गई, मेरे ऊपर एक बर्डन आ गया, मुझे लॉस हो रहा है उस केस में। तो ऐसे लॉसेस के भी रिकवरी करना, ऐसे लॉस की सेफ गार्डिंग के लिए भी, ऐसे लॉस की सेफ गार्डिंग के लिए भी इंश्योरेंस कंपनी आज के टाइम पे प्रोडक्ट देती है। जो मैच होते हैं ये IPL वगैरह के, कि इनके भी रिस्क कवर होते हैं, इनके भी इंश्योरेंस होते हैं। तो कई तरह के प्रोडक्ट हैं, बट एक डिफरेंट प्रोडक्ट इन्होंने केवल इकलौता एक प्रोडक्ट आपको सिलेबस में दिया, ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस, जो सप्लायर को बेटा बैड डेट का रिस्क कवर प्रोवाइड करवाता है। भाई मैंने कोई गुड्स या सर्विस आपको प्रोवाइड करी एक प्रॉपर एक कंसिडरेशन के लिए, बट इनकेस आपने मेरा पेमेंट नहीं लिया, तो अगर मैंने इंश्योरेंस कंपनी से प्रोडक्ट लिया हुआ था और मैंने उसको प्रीमियम का पेमेंट किया हुआ था, तो इस केस में आपके नॉन पेमेंट होने की वजह से जो मुझे लॉस होगा उसकी भरपाई मैं आपको किससे करवा लूंगा? अपनी इंश्योरेंस कंपनी से। तो दिस प्रोडक्ट इज ऑफर्ड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। पॉलिसी होल्डर को लॉस होता है, सर पॉलिसी होल्डर कौन है? सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस। पॉलिसी होल्डर को लॉस होता है ड्यू टू नॉन रिसीट ऑफ ट्रेड रिसेबल। पॉलिसी होल्डर क्या है? वो सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विस है फॉर अ एडिकेट कंसिडरेशन। बायर इज लायबल टू पे टू पॉलिसी होल्डर। आप बायर या सर्विस रेसिपिएंट हैं जो कि आपको अमाउंट मुझे पे करना है। एंड प्रीमियम फॉर पॉलिसी हैज बीन पेड। मैंने इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम का पेमेंट किया हुआ है। तो अगर ऐसा होता है तब इस केस में इंश्योरेंस कंपनी मुझे यहां पर मेरा रिस्क कवर प्रोवाइड करके देती है। चलिए इनकमिंग कोई इंश्योरेंस। अब कोई इंश्योरेंस आपके 2 तरह के, एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग। मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूं और मैं हूं, चलिए एक इंश्योरेंस कंपनी, नाम लिया मैंने OIC, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। इसके पास एक कंपनी अपना असेट का, प्लांट एंड मशीनरी का रिस्क कवर कराने के लिए आती है जिसकी वैल्यू है 500 करोड़ रुपए की। मैंने कहा ये रिस्क कवर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं शायद अपने अकेले दम पर इसको ना ले पाऊं, तो मैंने NIC को साथ में लिया और मैंने कहा भाई एक काम करता हूं, 300 करोड़ की अंडरराइटिंग मैं करता हूं और 200 करोड़ की अंडरराइटिंग आप करिए। तो मैंने एक को इंश्योरेंस इसको दिया है।
तो ये एनआईसी के लिए क्या हो जाएगा, इनकमिंग। एनआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनेगा एक इनकमिंग को इंश्योरेंस, और ओआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या बनेगा, एक आउटगोइंग को इंश्योरेंस। तो पहले बात करते हैं एनआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकमिंग को इंश्योरेंस किसके पास आ रहा है, ये एनआईसी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के पास। प्रीमियम अकाउंट इज क्रेडिटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट रिसीट फ्रॉम द लीड इंश्योरर। हु इज द लीड इंश्योरर, ओआईसी। तो एनआईसी अपने यहां पर प्रीमियम की इनकम को कैसे रिकॉर्ड करे, एनआईसी को तो प्रीमियम मिल नहीं रहा होगा, प्रीमियम कौन ले रहा होगा, लीड इंश्योरर यहां पे प्रीमियम लेके बैठ जाता है, और फिर जो भी इनका एग्रीमेंट होता है कि हाँ इतने पीरियोडिकल बेसिस पर हम सेटलमेंट करते हुए चलेंगे। तो स्टेटमेंट जो मिलता है ओआईसी से, जो स्टेटमेंट मिलेगा किसको, एनआईसी को। मेरे केस में एनआईसी है जिसके पास इनकमिंग को इंश्योरेंस है। अगर मैं एनआईसी की ऑडिट कर रहा हूं तो मैं ये देखूंगा कि प्रीमियम अकाउंट इज क्रेडिटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट रिसीव्ड फ्रॉम लीड इंश्योरर। और इनकेस स्टेटमेंट नहीं आई, सर ये सीन कब पॉसिबल होगा, बैलेंस शीट डेट के आसपास ये सीन पॉसिबल हो जाएगा। मार्च के महीने का प्रीमियम बुक करना है, लेकिन मार्च के महीने का जो स्टेटमेंट आएगा वो सपोज अप्रैल के महीने में आएगा, लेकिन मार्च के महीने के एंड में आके एनआईसी को अपने यहां पर प्रीमियम की इनकम तो बुक करनी होगी। सो इफ स्टेटमेंट इज नॉट रिसीव्ड, तो प्रीमियम इनकम को एनआईसी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी कैसे रिकॉर्ड करेगी, ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस ऑफ लीड इंश्योरर। सो ऑडिटर में एग्जामिन कम्युनिकेशन इन द पोस्ट ऑडिट पीरियड। सर व्हाट इज कॉल्ड पोस्ट ऑडिट पीरियड, आफ्टर 31st ऑफ मार्च, 31 मार्च के बाद ओआईसी और एनआईसी के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ होगा इस एडवाइस को लेकर, मुझे वो देखना है ताकि मैं ये देख सकूं कि एनआईसी ने अपने यहां पर प्रीमियम इनकम को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है या नहीं किया। तो दो की पॉइंट बच्चे जरा दिमाग में आप सेट कर लेना। एक तो स्टेटमेंट का पॉइंट याद करना है आपको, स्टेटमेंट, और कोई स्टेटमेंट अगर नहीं आती है तो एडवाइस के बेस पर, एडवाइस के बेस पर। और ये एडवाइस कब आएगी, ऑब्वियसली बात है 31 मार्च के बाद आएगी। तो ऑडिटर आपको एक काम करना चाहिए, आपको एग्जामिन करना चाहिए कम्युनिकेशन इन द पोस्ट ऑडिट पीरियड, दैट इज आफ्टर 31st ऑफ मार्च। वेरीफाई प्रोविजन, क्लेम प्रोविजन एंड क्लेम पेड विद रेस्पेक्ट टू एडवाइस रिसीव। जो भी एडवाइस रिसीव हुई है उसके बेस पर क्लेम की प्रोविजनिंग और क्लेम का पेमेंट, क्लेम पेमेंट, ये भी आपको एग्जामिन करना चाहिए। और कोई इंश्योरेंस वाले केस में तो मुझे शुरू से पता है कि हर एक कंपनी, चाहे वो लीड इंश्योरर हो या वो अदर कोई इंश्योरर हो, वो अपने अपने हिस्से का प्रीमियम रिकॉर्ड करता है, अपने अपने हिस्से का ही क्लेम रिकॉर्ड करता है, और अपने अपने हिस्से का ही क्लेम की प्रोविजनिंग रिकॉर्ड करता है। तो पहले जो दो पॉइंट हैं ये तो हुए आपके प्रीमियम के लिए, और अगला पॉइंट हो गया आपकी क्लेम की प्रोविजनिंग के लिए, और एक पॉइंट हो गया आपके क्लेम की पेमेंट के लिए। तो प्रीमियम, क्लेम पेमेंट और क्लेम प्रोविजन, ये सिंपल से पॉइंट आपको एग्जाम में लिख के आने होंगे। आउटगोइंग को इंश्योरेंस किसके लिए बात कर रहा हूं इस बार में, ओआईसी के लिए। यानी कि जब मैं ऑडिट कर रहा हूं किसके यहां पर, लीड इंश्योरर के यहां पर जब आप ऑडिट कर रहे हो, तो स्क्रूटनाइज द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू आउटगोइंग बिजनेस, ये शॉर्ट में लिखा है टीआर, इट इज फॉर ट्रांजैक्शंस। स्क्रूटनाइज ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द आउटगोइंग बिजनेस। तो जितनी भी बेटा आउटगोइंग बिजनेस ओआईसी ने कोई इंश्योरेंस दिया है दूसरों को, ये सारी ट्रांजैक्शंस को एक बार में स्क्रूटनी करूंगा और देखूंगा प्रीमियम की इनकम केवल अपने हिस्से के शेयर की रिकॉर्ड करी या नहीं करी, क्लेम का पेमेंट केवल अपने ही हिस्से का रिकॉर्ड करा है नहीं करा, एंड प्रोविजन फॉर क्लेम केवल अपने ही हिस्से का रिकॉर्ड करा है या नहीं करा। कुल मिला के बेटा अल्टीमेटली तीन चीज आप चेक कर रहे हो, प्रीमियम, क्लेम की पेमेंट और प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग क्लेम। केवल यही तीन पॉइंट दिमाग में अगर रखोगे एग्जाम में 4 नंबर का अच्छा पॉइंट आप लिखकर आ सकते हो। नाउ री इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस की बात करें, दो तरह का होता है बेटा, फैकल्टेटिव एंड द ट्रीटी। व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रीटी, ट्रीटी इज जस्ट लाइक, अगर प्योर हिंदी बोलूं तो संधि, कोई एग्रीमेंट टाइप का हो जाना, एक संधि का हो जाना, ट्रीटी। दो तरह के री इंश्योरेंस ऑब्लिगेशंस दिखाई दे रही है मुझे, एक है फैकल्टेटिव और एक है ट्रीटी। बट जरा इसको समझने का ध्यान से अटेम्प्ट करना। व्हाट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव, मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूं। पहले देखिए को इंश्योरेंस में और री इंश्योरेंस में फर्क क्या होता है। को इंश्योरेंस में तो हम बिजनेस को शुरू से ही डिवाइड करते हुए चल रहे थे, बट री इंश्योरेंस में क्या होता है कि सपोज कि मैं एक कंपनी हूं ओआईसी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, या इसको थोड़ा सा विजुलाइज करवाता हूं आपको।
ए लिमिटेड ने अप्रोच करा ओआईसी को कि सर मुझे एक रिस्क कवर चाहिए अपने प्लांट एंड मशीनरी पर जिसकी वैल्यू 500 करोड़ रुपए की है। इनकेस ओआईसी ने कहा ठीक है सर मैं रिस्क कवर आपको दे दूंगा, लेकिन साथ में एक दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को और शामिल करूंगा, लेकिन सारी पेपर फॉर्मेलिटी आपकी मेरे साथ रहेंगी, लेकिन जो कवर नोट आपको मिलेगा वो दो इंश्योरेंस कंपनी के मिलेंगे, मेरा होगा और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी का होगा। ये तो कहलाता है कंसेप्ट ऑफ को इंश्योरेंस। लेकिन री इंश्योरेंस में क्या होगा कि ओआईसी ने ठीक है पहले इसको प्रोवाइड करवा दिया पूरे का पूरा रिस्क कवर, रिस्क कवर ऑफ 500 करोड़, 500 करोड़ रुपए का रिस्क कवर दे दिया। अब ओआईसी को लगा कि यार मैंने ना कुछ ज्यादा ही बड़ा एक रिस्क कवर ले लिया है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं अभी भी मैं इसमें से कुछ बर्डन, इसमें से कुछ पार्ट मैं किसी दूसरे को सीड कर सकूं? सीड करने का मतलब पास ऑन करना। तो ओआईसी ने एक काम करा, इसने इसमें से एनआईसी को 200 करोड़ का बिजनेस सीड कर दिया। सीड करने का मतलब पास ऑन करना, पास ऑन करना। तो यानी कि ये इसने एनआईसी के साथ 200 करोड़ रुपए का करा है एक री इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस 200 करोड़ रुपए का। ये कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, बिकॉज यहां पर पूरे का पूरा रिस्क कवर पहले कौन दे गया? पूरे का पूरा रिस्क कवर पहले यहां पर ओआईसी ने दे दिया और उसमें से 200 करोड़ रुपए का बाद में इसने किसी और को सीड कर दिया। सर ये सीड किसी ना किसी एग्रीमेंट के बेस पर ही हुआ होगा, बिल्कुल वो एग्रीमेंट के बेस पर रहा होगा। और ये री इंश्योरेंस आपके दो तरह के होते हैं, एक तो होता है फैकल्टेटिव और एक होता है ट्रीटी। सर व्हाट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव? फैकल्टेटिव में क्या होगा कि हर एक री इंश्योरेंस अपने आप में एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेट एग्रीमेंट होगा और हर एक की फ्री चॉइस होगी। यानी कि मैंने एनआईसी के साथ कोई ट्रीटी साइन नहीं कर रखी कि जब जब मेरे पास बिजनेस आएगा उसका इतना परसेंटेज मैं आपको सीड करूंगा। मेरा ऐसा कोई भी ट्रीटी, कोई भी एग्रीमेंट एनआईसी के पास नहीं है। मेरी फ्री चॉइस है कि मैं एनआईसी को सीड करूं या ना करूं। ओआईसी की फ्री चॉइस होगी और एनआईसी की भी फ्री चॉइस होगी कि वो ऐसे किसी री इंश्योरेंस को एक्सेप्ट करे या ना करे, बिकॉज आपके और मेरे बीच में कोई ट्रीटी, कोई एग्रीमेंट इस इन एडवांस पहले से इस बात को लेकर नहीं है। तो जहां पर हर एक केस को बिल्कुल सेपरेट डील किया जाता है, वो केस किसी ट्रीटी में फॉल नहीं होता। अगर केस ट्रीटी में फॉल हो गया होता तो ओआईसी की ऑब्लिगेशन बन जाती कि उसको एज पर द ट्रीटी इतना पार्ट सीड करना पड़ेगा और एनआईसी की भी बन जाती ऑब्लिगेशन कि उसको बेटा इतना सीड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे कोई ट्रीटी नहीं है, कोई ट्रीटी नहीं है, तो हर एक केस अपने आप में बिल्कुल सेपरेट है और दोनों की फ्री चॉइस होगी। ओआईसी की फ्री चॉइस होगी और एनआईसी की फ्री चॉइस होगी। ओआईसी की फ्री चॉइस क्या है? मुझे सीड करना है या नहीं करना, ये अपन की चॉइस का मामला है। ऐसी एनआईसी भी कि मुझे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये उसकी चॉइस का मामला है। तो यहां पर दोनों पार्टी बिल्कुल फ्री होती हैं, कोई ट्रीटी इन्होंने साइन नहीं कर रखा, अपने आप को इन्होंने किसी भी ट्रीटी के अंदर बाइंड नहीं कर रखा। तो पढ़ के देखिए फैकल्टेटिव में, एग्जाम में एक बार फैकल्टेटिव 4 नंबर का पूछा गया था। मैंने यहां पे केवल समरी नोट्स दिए हैं, तो केवल एक एक्सप्लेन करने के लिए जितना बताना था उतना मैंने आपको बताया। कॉन्ट्रैक्ट रिलेट्स टू वन पर्टिकुलर रिस्क, ईच ट्रांजेक्शन हैज टू बी नेगोशिएटेड इंडिविजुअली। हर एक ट्रांजेक्शन इंडिविजुअली ली जाती है और दोनों इंश्योरेंस कंपनी की फ्री चॉइस होती है। किसी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मुझे सीड करना ही पड़ेगा और उसको बेटा इसको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। मुझे एक बार बच्चे प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, विनती है, फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस क्लियर है या नहीं है, ये प्लीज मुझे रिप्लाई कर दो। फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस क्लियर है या नहीं, ये बच्चे प्लीज आप मुझे रिप्लाई कर दो। फैकल्टेटिव, और ये नोट्स जो आपको बेटा स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक था, इसमें भी लिंक होगा, लेकिन वो ऑडिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का लिंक आपको मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नोट्स प्रीवियस वीडियो को आप देख लेना, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाके आप ये नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। एक रिक्वेस्ट की थी, प्लीज रिप्लाई कर दो कि फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस क्लियर है या नहीं है। फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस क्लियर है या नहीं।
क्लियर है सर? चलिए, लेकिन जितने रिप्लाई मुझे मिलने चाहिए थे रिप्लाई दिया नहीं बेटा। चलो कोई बात नहीं, आप पढ़ो अपना आराम से, मत करो रिप्लाई टीचर की। देखो आप रिक्वेस्ट भी नहीं मानते हो आप लोग। सिर्फ पढ़ाओ बस, इधर उधर की बातें मत करो, हमें बस पढ़ाई से मतलब, हम रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मत करो बच्चे। सेकंड वन इज ट्रीटी। ट्रीटी दो तरह की होती है, एक है प्रोपोर्शनल और एक है नॉन प्रोपोर्शनल। नाउ व्हाट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल? चार तरह की ट्रीटी है आपकी प्रोपोर्शनल बेस पर। एक है कोटा शेयर, एक है सरप्लस, एक है ऑटोफैक और एक है पूल। कोटा शेयर, सरप्लस, ऑटोफैक। ऑटोफैक इज फॉर ऑटो फैकल्टेटिव एंड लास्ट वन इज पूल्स। कैसे काम करता है समझो इसको। कोटा शेयर, एनआईसी नेशनल, पहले लेते हैं ओआईसी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एंड नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, एनआईसी। इनके बीच में एक ट्रीटी साइन होती है और ट्रीटी यह है कि ओआईसी के पास एक फाइनेंशियल ईयर में, या ओआईसी के पास जितना भी कार इंश्योरेंस आएगा, जितना भी कार इंश्योरेंस आएगा उसका 20%, उसका 20% एनआईसी को सीड दैट इज पास ऑन किया जाएगा। ये किसी ब्रांच वाइज भी आप कर सकते हो कि ओआईसी की सपोज कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच है, सपोज ओआईसी की लक्ष्मीनगर ब्रांच है। इस लक्ष्मीनगर ब्रांच में हमारे पास जितना भी कार इंश्योरेंस का बिजनेस आएगा, उस कार इंश्योरेंस बिजनेस का 20% एनआईसी हम आपको सीड कर देंगे। ये हमने ट्रीटी साइन कर दी है, तो ट्रीटी साइन कर दी है और कोटा शेयर मैंने फिक्स कर दिया 20% का एनआईसी का। अगर एक सिंगल कार इंश्योरेंस भी सेल होगा ना, तो उसका 20% री इंश्योरेंस किसको पास ऑन कर दिया जाएगा? एनआईसी को। अब बताओ अगर ट्रीटी साइन हो जाती है, अगर ट्रीटी साइन हो जाती है तो क्या उस केस में इन दोनों पार्टीज की फ्री चॉइस बनेगी? क्या ओआईसी की फ्री चॉइस है कि वो सीड करे या ना करे, या एनआईसी की फ्री चॉइस होगी कि वो इसको एक्सेप्ट करे या ना करे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बिकॉज जब ट्रीटी हो जाती है तो दोनों इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर बेटा क्या हो जाएगी? बाउंडेशन बन जाएगी। फैकल्टेटिव में ऐसा नहीं होता था। फैकल्टेटिव में हर एक इंश्योरेंस कंपनी का बिल्कुल एक फ्री कॉल था कि वो पास ऑन करे या ना करे और दूसरा इसको एक्सेप्ट करे या ना करे। बट यहां पे ट्रीटी साइन हो चुकी है और ट्रीटी साइन हो गई तो ओआईसी को बेटा कार इंश्योरेंस बिजनेस का 20% एनआईसी को सीड करना पड़ेगा और एनआईसी को बेटा इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस बार इनकी फ्री चॉइस नहीं होगी, दोनों बन चुके हैं इस ट्रीटी के माध्यम से। और जितनी भी ये जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जीआईसी की जो चार आपकी सब्सिडरी हैं, ओआईसी है, एनआईसी है, एक ऑल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है और एक कंपनी और है, टोटल 4 इंश्योरेंस कंपनी है। ये इंडिया के 4 अलग अलग रीजन में है। इनकी एक ट्रीटी साइन हो रखी है जीआईसी के साथ कि इनके पास जितना भी बिजनेस आएगा उसका एक 5% या 10% जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को सीड किया जाएगा। इट इज कॉल्ड एज कोटा शेयर। इट इज कॉल्ड एज कोटा शेयर। बताओ क्या ये प्रोपोर्शनेट बेस पर काम कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या ये प्रोपोर्शनेट बेस पर काम कर रहा है? नहीं कर रहा, बिल्कुल काम कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ था कि ट्रीटी आपकी दो तरह की है, एक प्रोपोर्शनल ट्रीटी है, एक नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी है। ये प्रोपोर्शनल बेस पर है कि जितना भी आएगा भाई, अगर एक कार इंश्योरेंस भी सेल करूंगा उसका 20% मैं आपको पक्का सीड करूंगा। ये तो हुआ कोटा शेयर। दूसरा है सरप्लस। दूसरा है सरप्लस। सरप्लस कैसे काम करता है कि जो सरप्लस होगा वो सीड करूंगा, जो सरप्लस होगा उसे एक लिमिट तक सीड करेंगे। जो सरप्लस होगा
उसे एक लिमिट तक सीड करेंगे। अब सरप्लस कैसे होगा देखिए इसको ध्यान से। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एंड नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, इसने कहा कि भाई देखो मेरी लक्ष्मी नगर ब्रांच में जो भी कार इंश्योरेंस बिजनेस अगर 50 करोड़ से ज्यादा हुआ, अगर 50 करोड़ से बढ़ गया, बिकॉज 50 करोड़ तक तो भाई मैं आपके साथ कोई ट्रीटी साइन नहीं कर रहा। शुरू के 50 करोड़ ये सारा का सारा इंश्योरेंस बिजनेस तो मेरा होगा। लेकिन अगर ये 50 करोड़ से ज्यादा हुआ, तो अगला 50 करोड़ आपको 20% सीड कर दूंगा। ये ट्रीटी साइन करी है। तो नहीं, पहले तो मैं अपना पूरा यूज कर लूंगा। भाई देखो मैं पहले 50 करोड़ तक आपसे कोई ट्रीटी साइन नहीं कर रहा। शुरू के 50 करोड़ का सारा बिजनेस मेरा होगा। 50 करोड़ से ऊपर चले गए तो अगले 50 करोड़ तक जितना भी बिजनेस मेरा आएगा, यानी पहले 50 पर कोई शेयरिंग आपके साथ नहीं होगी। 50 से जब ऊपर जा रहे हैं तो अगले 50 तक जितना इंश्योरेंस बिजनेस मेरे पास आएगा उसका 20% मैं आपको सीड कर दूंगा। सर लेकिन सपोज अगर ये 125 आया, 125 हुआ, तो पहले 50 में ओआईसी एनआईसी के साथ कोई बिजनेस शेयर नहीं करेगा। अगले 50 में 20% दैट इज 10%, 10 करोड़ का री इंश्योरेंस वो एनआईसी को दे देगा। और उसके बाद 100 करोड़ से ऊपर जो भी आ रहा होगा वो ओआईसी की फ्री चॉइस बन जाएगी कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता। वो ऑटो फैकल्टेटिव बन जाएगा। ऑटो फैकल्टेटिव, अगर आप अगला देखेंगे तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, ऑटो फैकल्टेटिव, यानी कि जहां पर सरप्लस ट्रीटी खत्म हो जाती है, आपकी खत्म हो जाती है तो उसके बाद ऑटो फैकल्टेटिव ट्रीटी आपकी बन जाती है। तो ये हुआ पहला हमारा कोटा शेयर, दूसरा सरप्लस, तीसरा ऑटो फैक। और पूल में क्या है कि मल्टीपल बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी मिलकर एक पूल क्रिएट कर लेती हैं। जिस लाइक बचपन में कभी आपने इंटरवल में खाना खाया हो साथ साथ बैठ के, तो आटी बाटा करके खाना खाते थे। भाई तेरे टिफिन में क्या है कि हर कोई एक दूसरे के टिफिन में कुछ ना कुछ निकाल लिया करता था। मिलजुल के काम करना, दैट इज कॉल्ड पूल। तो एक पूल बना लिया, ये फायर पूल हो सकता है, मरीन पूल हो सकता है, हल पूल आपका हो सकता है, किसी भी तरीके का एक पूल आप क्रिएट कर सकते हो। उसके अंदर जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां मेंबर हैं, तो हर एक कंपनी प्रॉमिस करती है ठीक है हम एक दूसरे को अपना इतना बिजनेस सीड करेंगे, एक सीड करेगी, बाकी बची कंपनी उसको बेटा एक्सेप्ट करेंगी। इट इज कॉल्ड एस पूल। पढ़ के देखिए एक बार इन चारों को। एग्जाम में ना क्वेश्चन जो बनता है वो इनके ऊपर इंडिविजुअली तो नहीं पूछता, लेकिन ये पूछ लेता है कि प्रोपोर्शनल ट्रीटी बता दीजिए और नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी आप बता दीजिए। तो प्रोपोर्शनल ट्रीटी को डिफाइन करने के बाद आप बताएंगे कोटा शेयर, सरप्लस, ऑटो फैक एंड पूल। और नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी में आप बताएंगे एक्सेस ऑफ लॉस एंड अ स्टॉप लॉस। ग्रेट एफर्ट्स बाय यू, हेड्स ऑफ यू सर, बट मैं तो आपकी वीडियो ऑफलाइन मोड पर ही वॉच करता हूं। कोई बात नहीं बेटा, कभी भी करिए, बस अल्टीमेटली आपका बेनिफिट होना चाहिए। कोटा शेयर, सीडिंग कंपनी बाइंड इटसेल्फ टू सीड अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ पॉलिसीज इशूड बाय इट कवर्ड बाय द एग्रीमेंट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरे पास जितना भी कार इंश्योरेंस आएगा, अगर एक सिंगल पॉलिसी भी सेल करूंगा तो 20% में आपको सीड कर दूंगा। सरप्लस ट्रीटी, only the amount which a company cannot or does not want to retain for itself is ceded। यानी सरप्लस का मतलब क्या है कि भाई पहले मैं खाऊंगा, पहले मैं दबा के खाऊंगा, और उसके पास जो बचेगा, जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं आपके साथ ट्रीटी में लेके आ जाऊंगा। जबकि कोटा में शुरू से ही सीडिंग हो रही थी। अगर एक सिंगल पॉलिसी भी सेल होगी तो वो एज पर द एग्रीमेंट में आपको सीड करूंगा। सरप्लस में क्या भाई, पहले मैं पेट भर के खुद खाऊंगा, जितना रिस्क मैं ले सकता हूं मैं बियर करूंगा, उसके ऊपर भी अगर प्रीमियम आ रहे होंगे तो उस केस में मैं आपके साथ सीड कर दूंगा। दैट इज कॉल्ड एज सरप्लस, कि सरप्लस को हम ट्रीटी में लेके आएंगे। तीसरा हुआ ऑटो फैकल्टेटिव, मतलब कि अमाउंट दैट रिमेन्स आफ्टर द सेशन ऑफ इट सरप्लस ट्रीटी आर सीडेड अप टू अ डिफाइंड लिमिट, वो बन जाती है आपकी ऑटो फैकल्टेटिव। जब जहां पर सरप्लस ट्रीटी खत्म होती है वहां पर आपकी चॉइस बन जाती है। एंड पूल्स, मेंबर्स
of pools share the aggregate premium and claim in the proportion of premium ceded by each member. नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी, इस पर बच्चे को जनरली कंफ्यूजन होती है. नॉन प्रोपोर्शनल मतलब यहां पे ट्रीटी तो होगी लेकिन कोई भी शेयरिंग का एक फिक्स परसेंटेज नहीं होगा कि इतना पक्का आपको सीड कर दिया जाएगा. जैसे ऊपर हम प्रोपोर्शनल बेस पे देख के आ रहे थे. द इंश्योरर, द री इंश्योरर will only get involved if the insurance company's loss exceed a specified limit. मतलब सर समझ में आएगा, इसको ध्यान से देखिए. एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी मतलब देखिए, एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी ओआईसी एंड एनआईसी, इनके बीच में एक ट्रीटी साइन होती है. ट्रीटी यह है कि अगर लक्ष्मीनगर ब्रांच में, अगर लक्ष्मीनगर ब्रांच में स्टॉक इंश्योरेंस क्लेम, स्टॉक इंश्योरेंस क्लेम 100 करोड़ से ज्यादा आते हैं, 100 करोड़ से ज्यादा आते हैं, तो एनआईसी आप कंपनसेट करेंगे, आप कंपनसेट करेंगे. इसके लिए क्या होगा, ओआईसी एनआईसी को एक प्रीमियम का पेमेंट कर रही होगी. यानी जस्ट लाइक कि एक इंश्योरेंस कंपनी ने अपना रिस्क कवर करवा लिया, ओआईसी ने अपना एक रिस्क कवर करवा लिया. इसको बच्चे प्लीज ध्यान से आप देखना, बिकॉज मोस्टली बच्चों को इन टॉपिक्स के ऊपर इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती. तो ओआईसी की लक्ष्मीनगर ब्रांच, ओआईसी और एनआईसी की दोनों लक्ष्मीनगर ब्रांचेस के बीच में एक ट्रीटी साइन हो जाती है. बोले अगर लक्ष्मीनगर ब्रांच में स्टॉक इंश्योरेंस के क्लेम 100 करोड़ से ज्यादा के आते हैं तो एनआईसी आप कंपनसेट करेंगे. और इसके लिए ओआईसी ने एनआईसी को एक प्रीमियम दिया. दिस प्रीमियम इज इनकम फॉर एनआईसी. ये एनआईसी के लिए प्रीमियम जो हुआ ये इसके लिए इनकम बन गया. अब सपोज कि टोटल क्लेम ऑफ स्टॉक इंश्योरेंस रिसीव्ड बाय लक्ष्मीनगर ब्रांच में जो स्टॉक इंश्योरेंस से क्लेम आते हैं वो सपोज 80 करोड़ रुपए के आते हैं. 80 करोड़ क्या है, क्या 100 करोड़ से ऊपर गए, क्या नहीं गए, देन देयर विल बी नो लायबिलिटी, देयर विल बी नो लायबिलिटी ऑफ एनआईसी. एनआईसी कौन है, री इंश्योरर. एनआईसी आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी बिकॉज 100 करोड़ से ऊपर जाने पर आपको कंपनसेट करना था. लेकिन अगर क्लेम का अमाउंट एक्सीड कर जाता है 100 करोड़ रुपए से, देन देयर विल बी लायबिलिटी ऑफ एनआईसी. सर कितनी होगी, जितने का ट्रीटी साइन हुआ था. सपोज ट्रीटी में ये साइन हुआ, ट्रीटी में ये वाली बात हुई थी कि 100% आप कंपनसेट करेंगे, तो 100 करोड़ से ऊपर जितना भी क्लेम होगा वो एनआईसी पे करेगा. या फिर ये हुआ था कि 100 करोड़ से ऊपर जितना भी क्लेम होगा 50% आप पे करेंगे, उसका, उस क्लेम का 50% आप पे करेंगे. तो अगर क्लेम का अमाउंट गया था 120 करोड़ का, 120 करोड़ का, तो एक्सेस कितना हुआ 20 करोड़ रुपए का, और एज पर द ट्रीटी इसका 50% आप पे करेंगे. तो री इंश्योरर की लायबिलिटी कितनी बन जाएगी, 20 करोड़ का 50% कितना बन जाएगा, ये 10 करोड़. इट इज एक्सेस ऑफ लॉस कवर. इसको पढ़ के देखिए.
एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी, री इंश्योरर लायबिलिटी, मेरे केस में कौन हुआ ये, एनआईसी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, री इंश्योरर लायबिलिटी, एक सेकेंड, री इंश्योरर लायबिलिटी arises only when a claim exceed a predetermined figure, हमारे केस में predetermined figure कितना था, 100 करोड़, only when a claim exceed a predetermined figure relating to a specific branch of seeding company business। तो सर 100 करोड़ से ऊपर जाने पर क्या पूरा कंपनसेट होगा, वो डिपेंड करता है आपकी ट्रीटी क्या थी। अगर ट्रीटी में यह था कि जितना भी 100 करोड़ से ऊपर जाएगा एनआईसी आप कंपनसेट करेंगे, तो अगर 120 करोड़ रुपए के क्लेम आए थे तो 120 100 से ऊपर कितना चला गया, 20 करोड़, तो री इंश्योरर की जो लायबिलिटी होगी वो टोटल 20 करोड़ की बन जाएगी। अगर ट्रीटी ये साइन हुई थी कि 100 करोड़ से ऊपर जितनी भी क्लेम की अमाउंट होगी उसका 50% आप कंपनसेट करेंगे, तो 20 करोड़ का 50% दैट इज 10 करोड़, वो बनेगी री इंश्योरर की लायबिलिटी। इट इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी। जरा सोच समझ के बताओ, क्या यहां पर कुछ भी प्रोपोर्शनेट बेस पर गया क्या, नहीं। प्रोपोर्शनेट बेस पर आपकी जो कोटा शेयर थी, सरप्लस थी, ऑटो फैक्ट था या पूल्स थी, वो आपकी प्रोपोर्शनल ट्रीटीज थी, लेकिन ये आपकी नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी होंगी। सेकंड देखिए, एक्सेस ऑफ लॉस कवर ऑन प्रिवेंट बेसिस एंड एक्सेस ऑफ लॉस कवर ऑन नॉन प्रिवेंट बेसिस। एक बार प्लीज पढ़ लो, और कोई अगर इसे एक्सप्लेन कर सकता हो या एक बार खुद समझने का टाइम कर दो। मुझे पता है बेटा आप रिप्लाई तो मुझे करोगे नहीं, तो रिप्लाई मैं आपसे मांगूंगा भी नहीं। मुझे बस ये कि एक बार पढ़ के जो एक बार सेल्फ जितना आप समझ सकते हो वो अटेम्प्ट करिए, इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक्सेस ऑफ लॉस कवर ऑन प्रिवेंट बेसिस, एक्सेस ऑफ लॉस कवर ऑन नॉन प्रिवेंट बेसिस। आया कुछ समझ में, काफी मिलता जुलता है। एक्सेस ऑफ लॉस कवर ऑन प्रिवेंट बेसिस, एक्सेस ऑफ लॉस कवर ऑन नॉन प्रिवेंट बेसिस क्या है देखिए। एक्सेस ऑफ लॉस कवर ऑन प्रिवेंट बेसिस, सपोज कि बेटा अगर किसी भी एरिया में राइट्स हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, तो उस केस में देखिए कैसे कैसे रिस्क उस एरिया पे आते होंगे। कार डैमेज हो जाती है, गाड़ी जला दी जाती हैं, स्टॉक का लॉस हो जाता है, दुकानें जला दी जाती हैं, दुकान जल जाती है तो आपका बिल्डिंग का नुकसान है। कुछ ऐसे रिस्क वहां पर आ जाते हैं, यानी कि एक इवेंट की वजह से मल्टीपल रिस्क यहां पर आ गए, मल्टीपल रिस्क यहां पर आए। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या करा, देखिए ध्यान से, ओआईसी और एनआईसी के बीच में एक ट्रीटी साइन हो जाती है। ओआईसी एंड एनआईसी के बीच में यहां पर एक ट्रीटी साइन हो गई, और कहा भाई देखिए कि अगर हमारे इस ब्रांच में अगर किसी दंगे की वजह से अगर ऐसे क्लेम आते हैं तो उस केस में आपको कंपनसेट करना होगा। एक इसके लिए ओआईसी बेसिकली एनआईसी को एक प्रीमियम का अमाउंट पे करेगी और कहेगी सर देखिए हमारे इस लक्ष्मी नगर ब्रांच के अंदर
अगर किसी एक इवेंट की वजह से कई सारे रिस्क अराइज हो जाते हैं, जैसे लाइक कि कार के क्लेम आ सकते हैं, इन्वेंट्री के क्लेम आ सकते हैं, बिल्डिंग के क्लेम आ सकते हैं। तो बात यह हुई कि अगर कार के क्लेम एक्सीड करेंगे, कार के क्लेम अगर एक्सीड करते हैं 100 करोड़ से ऊपर, तो आपकी लायबिलिटी 50% की रहेगी। अगर स्टॉक के क्लेम एक्सीड करते हैं 500 करोड़ से ऊपर, तो आपकी लायबिलिटी 50% की रहेगी। और बिल्डिंग के क्लेम एक्सीड करते हैं अगर 1000 करोड़ से ऊपर, तो आपकी लायबिलिटी 50% की रहेगी। यानी एक अंडरलाइंग लिमिट मैंने इन तीनों पे अप्लाई करी है कि कार के क्लेम अगर 100 करोड़ से ऊपर आते हैं तो आपकी लायबिलिटी 50% की रहेगी, जितना भी ऊपर आएगा। स्टॉक का क्लेम अगर 500 करोड़ से ऊपर है तो आपकी लायबिलिटी 50% की रहेगी। और बिल्डिंग के क्लेम अगर 1000 करोड़ से ऊपर आते हैं तो आपकी लायबिलिटी 50% की रहेगी। ये एक ट्रीटी साइन हुई। अब एक्चुअल क्लेम क्या आते हैं, इवेंट हो जाती है। जिस इवेंट का हम रिस्क कवर ले रहे थे वो इवेंट हो गई। अब इवेंट हो जाती है तो सपोज कार के जो क्लेम आते हैं, कार के जो बच्चे क्लेम आते हैं, ये क्लेम आए सपोज 200 करोड़ रुपए के। स्टॉक पर क्लेम आते हैं 600 करोड़ रुपए के, और बिल्डिंग के क्लेम आते हैं 700 करोड़ रुपए के। आपको बताना है कि एनआईसी की ऑब्लिगेशन क्या होगी। व्हाट विल बी ऑब्लिगेशन ऑफ एनआईसी। एनआईसी की ऑब्लिगेशन यहां पर क्या होगी, निकाल सकते हो क्या? सर मुझे पता है आप निकाल के आंसर तो दोगे नहीं, फिर भी मैं 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, अगर निकाल सकते हो तो निकाल कर बता दीजिए। कार के क्लेम अगर 100 करोड़ से ऊपर आते हैं तो जितना भी 100 करोड़ से ऊपर गया, एनआईसी आपकी ऑब्लिगेशन 50% की रहेगी। स्टॉक के क्लेम 500 करोड़ से ऊपर गए तो 500 से ऊपर जितना भी गया उस पर आपकी ऑब्लिगेशन 50% की रहेगी। और बिल्डिंग के क्लेम अगर 1000 करोड़ से ऊपर जाते हैं तो जितना भी 1000 करोड़ से ऊपर है उस पर आपकी ऑब्लिगेशन 50% की रहेगी। तो अब ये बताइए, कार के क्लेम अगर 200 करोड़ के आते हैं, इन्वेंट्री के क्लेम अगर 600 करोड़ के आते हैं, और बिल्डिंग के क्लेम अगर 700 करोड़ रुपए के आते हैं, तो इन टोटली यहां पर इसकी ऑब्लिगेशन क्या निकल के आएगी, एनआईसी की, दैट इज री इंश्योरर की ऑब्लिगेशन क्या निकल के आएगी। 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं आपको। उम्मीद वैसे मुझे कम है नारायण को आप रिप्लाई करोगे। फाइनल वाला बच्चा मैंने देखा कहीं ना कहीं वो रिप्लाई करने में, बोलने में बहुत लापरवाही करता है, नहीं बोलता। इंटर वाले बच्चे होते तो अभी तक मेरे पास रिप्लाई आने शुरू हो जाते, बट फाइनल वाला बच्चा पता नहीं क्यों रिप्लाई करने में बहुत झिझकता है, करना नहीं चाहता, पता नहीं क्या रीजन है। फिर भी चलिए बेटा, मैं तो टीचर हूं, मैं तो अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। आपसे रिप्लाई के लिए मैं कॉल जरूर करूंगा एक बार। यहां पर इसकी लायबिलिटी क्या निकल के आएगी, कितना एक्सिस गया ये 100 करोड़ से ऊपर, एक्सिस गया ये कितना 200 में से मैंने 100 लेस कर दिया, यानी एक्चुअल क्लेम में से अंडरलाइंग लिमिट आप लेस करेंगे। एक्चुअल क्लेम में अंडरलाइंग लिमिट को आप लेस करेंगे, कितना निकल के आया ये 100 करोड़। ट्रीटी आपकी 50% की थी, ये आ गया 50 करोड़ का। ऐसे ही यहां पर बात करते हैं तो एक्सिस निकालेंगे, कितना गया, कैसे निकालेंगे, एक्चुअल क्लेम में से अंडरलाइंग लिमिट को अप्लाई करेंगे 500 करोड़ की, अगेन ये 100 आया, 50% करा, ये निकल के आया आपका 50 करोड़। 50 करोड़, चल जा भाई पेन ठीक तरीके से, 50 करोड़। और यहां पर कोई लायबिलिटी नहीं बनती, नो लायबिलिटी, क्योंकि 1000 करोड़ से ऊपर की ट्रीटी थी, 700 करोड़ के आपके एक्चुअल क्लेम आए, तो इसकी लायबिलिटी निकल के आई 50 करोड़ प्लस 50 करोड़,
इज इक्वल टू 100 करोड़। बेटा यूट्यूब कॉमेडी में ना आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस सेशन से निकल जाओ, आप फालतू में डिस्टर्ब कर रहे हो। सर की व्हेन EISSM की मैराथन रिगार्डिंग अपडेट है क्या? बेटा मैं EISSM तो नहीं पढ़ाता ना, ठीक है ना, और अपडेट अगर होगा तो मैंने कितनी बार कह रखा है चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यूट्यूब कॉमेडी, पहले तो अपना नाम पता नहीं चेंज करिए, आप यूट्यूब कॉमेडी, आप कॉमेडी हो, वास्तव में आप यहां पे आके आप कॉमेडी कर रहे हो। देखो थोड़ा सा गुस्सा दिलाने वाली बात है कि सेशन चल रहा है फाइनल का और आप EIS और SM की बात कर रहे हो इस जगह पर, ये गलत मैनर्स है बेटा, गलत मैनर्स है। एंड सेम एक्सिस इन स्टॉक, 100 करोड़ एक्सिस इन केस ऑफ कार और 100 करोड़ एक्सिस इन केस ऑफ स्टॉक। तो ठीक है, मैंने फिर वहां पर जितना भी ट्रीटी था, अगर ट्रीटी में सपोज ये था कि जितना भी एक्सिस गया सारा आप पे करेंगे, तो उस केस में 100 करोड़ का एक्सेस था कार में और 100 करोड़ का एक्सेस था आपके इन्वेंट्री में, तो लायबिलिटी बन जाती है आपकी 200 करोड़ रुपए की। वो डिपेंड करता है ट्रीटी किस तरह की साइन की गई थी। ये तो है एक्सेस ऑफ लॉस कवर ऑन प्रीवेंट बेसिस। और इसी एग्जांपल में अगर मैं कहूं एक्सेस ऑफ लॉस कवर ऑन नॉन प्रीवेंट बेसिस, तो यहां पर यह होता है कि देखो इस जगह पर तो मैंने आपको अंडरलाइंग लिमिट तीनों की अलग अलग बताई थी। नॉन प्रीवेंट बेसिस में क्या होगा, केवल एक अंडरलाइंग लिमिट निकाली जाती है। बोले भाई दंगे की वजह से अगर क्लेम का अमाउंट सपोज 1200 करोड़ से ऊपर का जाता है, दंगे की वजह से अगर क्लेम का अमाउंट चाहे वो कार का हो, स्टॉक का हो, बिल्डिंग का हो, तीनों की अंडरलाइंग लिमिट सेपरेट नहीं होगी। हमने केवल एक अंडरलाइंग लिमिट लगा दी 1200 करोड़। तो जितना भी एक्सेस होगा, जितना भी एक्सेस होगा उसका 50% NIC पे करेगी। और बेटा ये 50% फिक्स नहीं है, ये तो मैंने केवल एग्जांपल दे रखा है। वो 100% भी हो सकता है, वो 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है ट्रीटी क्या साइन की गई है, वो डिपेंड करेगा कि ट्रीटी यहां पे क्या साइन की गई है। तो 1200 करोड़ रुपए की बात करेगी, 1200 करोड़ से ऊपर जितना भी जाएगा 50% NIC पे करेगी। तो 1500 एक्चुअल क्लेम आते हैं हमारे पास 200 प्लस 600 प्लस 700, 200, 600 और 700, ये बन जाते हैं 1500 करोड़ रुपए के। इस 1500 करोड़ में से मैंने माइनस कर दिया अंडरलाइंग लिमिट कितने का, 1200 करोड़ रुपए का। कितना आ गया ये एक्सिस, 300 करोड़ रुपए का ये एक्सिस है। तो इस एक्सिस का 50% डिपेंडिंग अपॉन ट्रीटी के साइन हुई है, इट विल बी लायबिलिटी ऑफ री इंश्योरर। ये री इंश्योरर की लायबिलिटी निकल के आ जाएगी, यानी कि 300 करोड़ का 50% कितना निकल के आ गया, ये 150 करोड़। ये होता है नॉन प्रीवेंट बेसिस। एक बार नॉन प्रीवेंट बेसिस को प्लीज पढ़ के देखिए, समझ में आएगा। अगर एग्जांपल समझ में आया है तो ये समझ में आपको आएगा। एक्सेस ऑफ लॉस कवर और नॉन प्रीवेंट बेसिस सेम एज अबव, बट एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लॉस इज डिटरमाइंड। कितना निकाला मैंने, 1500 करोड़ रुपए का। एंड वन लॉस अंडरलाइंग लिमिट इज डिडक्टेड। मेरी अंडरलाइंग लिमिट कितने की थी, 1200 करोड़ रुपए की। तो 1500 में से मैंने 1200 करोड़ लेस करे और इस तरह से मैंने री इंश्योरर की लायबिलिटी को निकाल दिया। अब मुझे प्लीज बता दीजिए, वैसे आप मुझे बताएंगे नहीं, मैं बार बार आपसे पूछता हूं, मैं भी देखो अपनी आदत से मजबूर हूं। तो इट इज एक्सेस ऑफ लॉस कवर ऑन प्रीवेंट बेसिस एंड एक्सेस ऑफ लॉस कवर ऑन नॉन प्रीवेंट बेसिस। एंड द लास्ट वन इज स्टॉप लॉस ट्रीटी। ये जस्ट लाइक जो आपने ऊपर पढ़ा था एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी, ये इसी का ही एक कह सकते हो एक वर्जन है। पढ़ के देखिए एक बार क्या कहा इसने, कि री इंश्योरर की लायबिलिटी कब निकल के आएगी, अगर क्लेम का अमाउंट एक्सीड करता है एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रीमियम। जस्ट लाइक की OIC और NIC के बीच में, OIC और NIC के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है। और ट्रीटी यह है कि भाई देखो कि लक्ष्मी नगर ब्रांच में अगर
क्लेम टोटल प्रीमियम जो लक्ष्मीनगर रिसीव करती है उसके 60% से ज्यादा होते हैं तो एनआईसी आप कंपनसेट करेंगे। मतलब ऊपर तो हमने एक लिमिट, यहां पर हमने केवल एक अमाउंट सेट की थी कि 100 करोड़ से ऊपर के क्लेम आएंगे तो आप पे करोगे, 100 करोड़ से ऊपर के क्लेम आएंगे तो आप पे करेंगे। यहां पर एक अमाउंट फिक्स नहीं है, प्रीमियम के ऊपर एक परसेंटेज अप्लाई कर दी कि क्लेम लक्ष्मीनगर ब्रांच एक साल में जितना प्रीमियम रिसीव करती है उस प्रीमियम के 60% से ऊपर क्लेम आएंगे। सपोज कि कार इंश्योरेंस पे जितना प्रीमियम आएगा, अगर क्लेम का अमाउंट उसके 60% से ज्यादा हुआ तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। अब सपोज प्रीमियम तो कार इंश्योरेंस पर रिसीव हुआ था 100 करोड़ रुपए का और क्लेम आए थे 50 करोड़ रुपए के, और ट्रीटी ये साइन हुई थी कि अगर प्रीमियम के 60% से ऊपर क्लेम आए तो एनआईसी आप कंपनसेट करेंगे। मैं जब 100 करोड़ का 60% करता हूं, ये निकल के आता 60 करोड़। अगर कार के रिस्क कवर, कार के क्लेम अगर 60 करोड़ से ऊपर जाएगा तो एनआईसी की ऑब्लिगेशन बनेगी। यहां पर बेटा कितना निकल के आ रहा है? 50 करोड़। इस केस में एनआईसी की ऑब्लिगेशन नहीं है। तो पहले वाले केस में यहां पर हमने अमाउंट के बेस पर बात की थी, जबकि इस वाले केस में हमने अमाउंट के बेस पर बात ना करके प्रीमियम पे हम एक परसेंटेज अप्लाई कर लेते हैं। तो री इंश्योरर की लायबिलिटी कब निकल के आएगी? अगर क्लेम का अमाउंट ज्यादा होता है प्रीमियम पर एक फिक्स परसेंटेज का। सर वो परसेंटेज कितना होगा? वो डिपेंड करता है बेटा आपने ट्रीटी किस तरीके की साइन की है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा ट्रीटी का टॉपिक आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। री इंश्योरेंस की बात करते हैं तो दो तरह का था, फैकल्टेटिव एंड ट्रीटी। फैकल्टेटिव में हर एक केस अपने आप में इंडिपेंडेंटली डील किया जाता है, किसी की भी सीड करने की और किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को उसको एक्सेप्ट करने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। हर एक के पास बिल्कुल फ्री चॉइस होती है, और ये जनरली मैं वहां पे अप्लाई करता हूं जब केसेस के अंदर टेक्निकलिटी ज्यादा होती हैं तो उनको फिर हम ट्रीटी में शामिल नहीं करते। जो जनरल केस होते हैं जैसे कार इंश्योरेंस है, स्टॉक इंश्योरेंस है, बिल्डिंग के इंश्योरेंस है, मुझे पता है, और उसको आप लेके आते हो फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस के अंदर, जहां पर मेरी फ्री चॉइस होगी कि मैं किसी और को सीड करूं या ना करूं, और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी का भी फ्री चॉइस होगी कि वो इस सीड को एक्सेप्ट करे या ना करे। फिर प्रोपोर्शनल बेस पर 4 तरह की ट्रीटी आपकी, कोटा शेयर, सरप्लस, ऑटोफैक एंड पूल। एंड नॉन प्रोपोर्शनल बेस की बात करते हैं तो एक्सेस ऑफ लॉस एंड द स्टॉप लॉस। उम्मीद कर रहा हूं बेटा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़ा सिंपल है। इसके मैं नोट्स की पहले बात कर लूं तो ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको ऑडिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ये समरी नोट्स बेटा डाउनलोड कर सकते हो। टॉपिक को मैं कवर नहीं कर रहा, बहुत सिंपल है। और इनकेस किसी भी टॉपिक में आपको डाउट होता है, किसी भी टॉपिक में आपको इसके डाउट है, तो मैं अपना नंबर दे देता हूं, पहले भी कई बार दिया हुआ है, 8178701058। पढ़ के देखना बेटा। जनरल इंश्योरेंस कंपनी जितना मैं कह सकता हूं टेक्निकल शायद लगाओ, वैसे वो भी टेक्निकल नहीं था, ये उसके 10 या 20% पे भी स्टैंड नहीं करता। बहुत सिंपल टॉपिक है। कुछ आपको एरिया दिए गए हैं, बस इतना कह दिया कि इस एरिया को एग्जामिन करते हुए आपका ऑडिटर रोल क्या होगा, रोल ऑफ ऑडिटर क्या होगा। हालांकि जो स्टडी मटेरियल है पहले उन्होंने एरिया को एक्सप्लेन किया है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फ्री लुक कैंसिलेशन। तो स्टडी मटेरियल के अंदर पहले फ्री लुक कैंसिलेशन को डिफाइन किया है कि जैसे जब मैं कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूं तो मेरे को 15 दिन का टाइम दिया गया है कि अगर मुझे इंश्योरेंस कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन समझ में नहीं आते, पसंद नहीं आते, तो मैं अभी भी ये पॉलिसी कैंसिल करवा सकता हूं। 15 दिन का एक फ्री लुक कैंसिलेशन का टाइम जो है वो उसको दिया हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर को दिया गया है। तो अब मैं एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में ऑडिट करने के लिए गया, तो जब मैं फ्री लुक कैंसिलेशन चेक कर रहा हूंगा तो एज ऑडिटर रोल मेरा क्या होगा। तो स्टडी मटेरियल में पहले फ्री लुक कैंसिलेशन क्या होता है वो बताया गया, और एज ऑडिटर आपका रोल क्या होगा फिर वो बताया गया। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं। लेकिन एमटीपी, आरटीपी में मैं जो क्वेश्चंस देखता हूं, तो मैं एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट करने के लिए गया। मुझे अब देखना है कि फ्री लुक कैंसिलेशन में मुझे क्या क्या चेक करना चाहिए। पहले मैं चेक कर रहा हूं कि जो भी एफएलसी फ्री लुक कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट थी वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने के, जो क्लाइंट था, इंश्योरेंस कंपनी का कस्टमर था, पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने के 15 दिनों के अंदर ये रिक्वेस्ट आ सकती है। बस
15 दिन के बाद आती है इंश्योरेंस कंपनी बेटा आपकी पॉलिसी कैंसिल करके आपको प्रीमियम का रिफंड नहीं करेगी। 15 दिन के अंदर मुझे आज पॉलिसी डॉक्यूमेंट इश्यू हो गए, 15 दिन का टाइम है मेरे पास। अगर मैं अभी भी इस पॉलिसी को कैंसिल करवाना चाहता हूं तो 15 दिन के अंदर मैं इंश्योरेंस कंपनी को अप्लाई करूंगा और पॉलिसी हो जाएगी कैंसिल। तो चेक करना है कि रिक्वेस्ट 15 दिनों के अंदर आई थी या नहीं आई थी। वेरीफाई करूंगा एक बार मैं सिग्नेचर ऑफ पॉलिसी होल्डर और एग्जामिन कर लूंगा मैं जनरल एंट्रीज फॉर द रिफंड ऑफ प्रीमियम। कितना सिंपल टॉपिक था देखो। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक आई थिंक 10 के आसपास ये टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक को स्टडी मटेरियल में पहले डिफाइन किया है कि ये टॉपिक है क्या, और फिर बताया गया है कि ऑडिटर रोल क्या होगा इनको एग्जामिन करने का। मैंने इन समरी नोट के अंदर जो टॉपिक है उसको डिफाइन नहीं किया, सीधे बात करिए कि इस जगह पर ऑडिटर रोल आपका क्या निकल कर आएगा। तो 2 या 3 पेज की बेटा समरी है, डाउनलोड कर लेना। एग्जाम में मैं कह सकता हूं कि 99% अगर कोई क्वेश्चन लगा वो इन टॉपिक में से आपको देखने को मिल जाएगा, और बहुत सिंपल है, पढ़ लेना एक बार। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको इन टॉपिक्स पे आती है तो नंबर मैंने आपको बेटा दे दिया है 8178701058। आपने चाहे मुझसे क्लास ली या नहीं ली कोई मायने नहीं है, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन बेटा ओवर करते हैं और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। वो नया टॉपिक क्या होगा मैंने भी अभी डिसाइड नहीं करा, बट मोस्ट प्रोबेबली कल मिलूंगा मैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ जहां पर मैं कोई एक नए चैप्टर को आपको रिवाइज करवाऊंगा। बट एक रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं करा बेटा प्लीज कर लेना, बिकॉज जल्दी ही कुछ मैं आपके टेस्ट कंडक्ट करने के लिए जा रहा हूं अगले 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन बस। इसने 2 से 3 दिन के अंदर आपको रेगुलर बेसिस पर टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट अपलोड होते हुए दिखाई देंगे। आपको वो टेस्ट कंडक्ट करना है और अपनी भी जो भी आपकी आंसर शीट थी वो मुझे पर्सनली इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी मैं उसको इवैल्यूएट करके आपकी मैं वहां पर मार्किंग करूंगा। तो बहुत कह सकते हो कि एक अच्छा अटेम्प्ट होगा बेटा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप उन क्वेश्चंस पेपर को अटेम्प्ट करते हो। तो रिक्वेस्ट करूंगा चैनल के साथ चाहे वो टेलीग्राम हो या यूट्यूब हो आपको एग्जाम तक बने रहना है। बहुत सारी यूजफुल वीडियोस, नोट्स, रिविजन्स मैं जल्द ही आपके साथ इन चैनल्स के माध्यम से करूंगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, कीप शाइनिंग, बाय बाय।